नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। लगातार हिंदुस्तान में गिरफ्तारियां चल रही हैं। सरकार ने एक बार कहा था कि किस तरीके से आप आपदा को अवसर के तौर पे देख सकते हैं, ये सीखना चाहिए। और यही बात का अनुसरण अभी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस भी कर रही है। उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है और उनके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं और सवाल करते हैं। आज हम लोगों के साथ सरकार की ऐसी ही गलत नीतियों पर मुखर रूप से सवाल करने वाली एक महिला वामपंथी नेता है, वृंदा करात जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वृंदा करात जी। आप पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं राज्यसभा में, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हम लोगों को वक्त दिया बातचीत। वृंदा करात जी, आपसे जो जानना चाह रहे हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पर इंटरव्यू नहीं करते, कुछ जानकारी इकट्ठा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जो पहली जानकारी जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या वो लोगों से आलोचना नहीं सुनना चाहती है, या वो चाहती ही नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोले? ये तो एक जनरल बात तो है ही, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन पूरे देश भर में जहाँ भी कोई भी है जो कोई विरोध की आवाज उठाते हैं, तो हर प्रकार के हथकंडे को इस्तेमाल करके मोदी सरकार उनके पीछे पड़ जाती है। तो वो तो एक हकीकत है जो हम लोगों ने 2014 में ये शुरुआत हुई और 2019 की और भारी बहुमत पाने के बाद पार्लियामेंट को दुरुपयोग करके और उनकी ताकत को दुरुपयोग करके देश के संविधान के बहुत सारे पहलुओं पर उन्होंने हमला किया। तो एक तो ये आम हकीकत है, लेकिन दिल्ली में जो घटनाएं घटी हैं उसको हमें और गहराई में जाकर समझने की जरूरत है। तो उस जनरल कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की माइनॉरिटीज के साथ और दिल्ली के लोगों के जनवादी अधिकारों के साथ जो मोदी सरकार की एक साजिश बनाकर जो हमला कर रहे हैं, वो एक विशेष परिस्थिति है जिसका मंशा ये है कि देश भर में जो एंटी सीए प्रोटेस्ट चले, जो एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ जो पूरा विरोध चला, उस विरोध को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए, लोगों को सबक सिखाने के लिए और दिल्ली की जनता को विशेषकर चुनाव के परिणाम के बाद जो बीजेपी को पूरा हराया है उसको मेकअप करने के लिए ये पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी और उनके संबंधित जितने भी संगठन है जो आरएसएस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं उसकी तहत ये है। तो लेकिन यहाँ पर एक किताब का जिक्र मैं करना चाहूंगा, दिल्ली रॉयट्स 2020, जो अब गरुड़ा पब्लिकेशंस की तरफ से ये पब्लिश होने वाली है। उसके जो इनॉग्रेशन में जो चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं वो कपिल मिश्रा बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर लगातार आरोप लगता रहा है कि दिल्ली दंगों में भड़काऊ भाषण देने की उनकी एक अहम भूमिका रही है उसको बढ़ाने में। लेकिन उस किताब का ये लगातार दावा रहा है कि दरअसल वहां पर मुसलमानों ने या माइनॉरिटी दूसरे समुदाय के लोगों ने जो एंटी सीएनआरसी प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्होंने ही दंगा भड़काया। आप लोगों ने भी, क्योंकि एंटी सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में आप लोग भी शामिल रही लगातार, और दिल्ली में आप लोग कई जगह एक्टिव भी रही, तो क्या ये प्रोटेस्ट एक तरह से दंगों की तरफ लेकर रुक गया, या वो हमारे नेताओं का भड़काऊ भाषण था जो दिल्ली को दंगों की तरफ लेकर गया? देखिए, किताब में कौन क्या लिख रहा है उस पे हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि वो जो बात बोल रहे हैं, पहले वो शब्द अमित शाह ने पार्लियामेंट में 12 मार्च को उनके बयान में पता चला, क्योंकि अमित शाह ने एक तरफ दिल्ली पुलिस की तारीफ की,
दिल्ली पुलिस का जो पूरा रोल रहा उस पूरे दौरान, जो इतना एक हिस्सा पुलिस का, मैं सबको नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुख्य जो हिस्सा पुलिस का रोल था उसके ऊपर पूरी लिपापोती करके जो अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की। और दूसरी बात, उन्होंने ही कहा कि हम ये समझते हैं ये राष्ट्र विरोधी ताकतों की ये बड़ी साजिश थी और उस साजिश की हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि ये एक साजिश है, यानी कि एंटी सीए विरोध करने वाले विरोध नहीं, वो राष्ट्र विरोधी साजिश कर रहे थे। तो ये तो अमित शाह की बात है और अमित शाह ने पूरा ढांचा खड़ा कर लिया था और उस ढांचा को फिलअप करने के लिए बाकी ये सब उनके स्पोक्स पर्सन, चाहे वो ये किताब लिखने वाले हैं या उनकी मीडिया में जितने वो लोग हैं जो हकीकत को छिपाने की प्रयास कर रहे हैं। और मेरे अपने पिटिशन में जो मैंने मेरे हाईकोर्ट की पिटिशंस रहे इस बीच में, और उसमें जो दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया मुझे अपने पिटिशन में, ये तो हैरानी वाली बात ये है कि कहां से कहां तक उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। आपके क्या साथी आप जो, दर्शकों को अपने पिटीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकती हैं? हाँ मैं बहुत संक्षिप्त में दे दूंगी क्योंकि जी। सब जुडिस है तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगी। एक पिटिशन है कि दिल्ली पुलिस के अपने जो रोल है, विशेषकर हमने मिसाल दिया था वो 4 लड़के, क्योंकि मैं खुद जाके उन परिवारों से मिली हूँ जिनको पीट पीट कर सड़क पर लिटा दिया था और उनको जन गण मन की राष्ट्रगीत को लाठियों से बोलने लगे कि तुम ये बोलो और आजादी का नारा दो, और इस टाइप का उन्होंने यातनाएं दी और एक लड़का की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। उस बारे में भी मेरे पिटिशन में है। इस बारे में भी है कि सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर्गत जहां जहां गिरफ्तारी होती है पुलिस को उस थाने में उसकी पूरी सूची देने की जरूरत है, लेकिन इस पूरे दौरान दिल्ली पुलिस ने उस सब कुछ छिपाया है। तो वो उस समय था जब ये चार्जशीट नहीं हुए थे। अब तो खैर चार्जशीट हो गए तो बहुत कुछ पता चल रहा है। और तीसरी जो मेरी बात थी कि ये हेट स्पीच के बारे में अनुराग ठाकुर का, परवेश वर्मा का तथा बाद में कपिल मिश्रा का भी नाम, क्योंकि मेरा दूसरा जो पिटिशन था वो जनवरी 29 को था, जब पहले अनुराग ठाकुर ने वो गलत नारा दिया, देश के गद्दारों को और शाहीन बाग की औरतों के बारे में कहा परवेश वर्मा ने, और बाद में कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को भड़काऊ वाली भाषण दी। तो उसके बारे में मेरा पिटिशन था। उस पिटिशन के जवाब में 3 बातें मैं सिर्फ दूंगी। एक, दिल्ली पुलिस ने अपने बारे में ये कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि पुलिस वालों ने कोई भी गलती की। पहले बात, हमने पूरी वीडियोस वगैरह सब कुछ पेश किया, लेकिन उनका ये कहना था हमारी जांच में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई गलती नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा और जिनके नाम मैंने अभी लिया है बीजेपी के लीडर्स, उनकी तरफ से अभी तक हमने कोई गलती हम नहीं पाए हैं। लिखित है जवाब, मेरे पिटिशन का लिखित जवाब है। और तीसरी बात है, पूरी साजिश का उन्होंने बताया, ये साजिश जामिया की उस प्रोटेस्ट के साथ शुरू हुई जिसे पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर लाइब्रेरी में बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस तरह बुरी तरह पीटा, मारा, हाथ उठाकर जैसे युद्ध के कैद को वो लेकर जाते प्रिजनर्स, वो उस तरह सारी दुनिया और देश ने देखा क्या स्टूडेंट्स के साथ हुआ। लेकिन उस घटना के बाद जो विरोध हुआ, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसको उन्होंने, और वो दक्षिण दिल्ली की तरफ है, दक्षिण दिल्ली, और पूरा ये वायलेंस होता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। बहुत फासला है, समय का भी फासला है, तारीखों का भी 2 महीने का अंतर है और लोगों का भी पूरा अंतर है। लेकिन उन्होंने उस घटना को दंगों के साथ जोड़ के, बाकी बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उससे उनका कोई मतलब नहीं है। ये साजिश थी
कि हम लोग जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में थे उनको हम कैसे इसमें जोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहानी बनाई है जिसका न सिर है, न पैर है, न सच्चाई है, न सबूत है, लेकिन बहुत सारे कोर्ट्स ने, नीचे अदालत, बहुत सारों ने टिप्पणी की कि ये तुम लोग क्या पेश कर रहे हो, इसमें तो कोई एविडेंस दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस और अमित शाह, और परसों भी जब एक चार्जशीट में, एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कॉमरेड सीताराम येचुरी, हमारे महासचिव, योगेंद्र यादव, अपूर्वानंद, जयती घोष, ये तमाम लोगों का नाम जब आया तो दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं नहीं, हम इनको चार्जशीट में तो नहीं जोड़ रहे हैं, हम तो इनको, उनका नाम वैसे कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में आ गया। तो मतलब कपिल मिश्रा का नाम जितने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स में आए हैं उसका तो कहीं जिक्र नहीं है, क्यों? इसके पीछे मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा रही हैं एक लंबे समय से। इसके पीछे की राजनैतिक मंशा क्या है? आपने एक जो बात कही कि ये कहानी पूरी बुनी जा रही है जिसका सिर पैर नहीं है, इसके पीछे की राजनैतिक मंशा क्या रही है कि जामिया के छात्रों का नाम उस दंगों में जोड़ना, जबकि वो एरिया भी अलग है, वो घटना का वक्त भी अलग है, 2 महीने का डिफरेंस भी है, लेकिन इसके पीछे की राजनैतिक मंशा क्या रही है? क्या वो सिर्फ एक जी राजनीतिक मंशा बिल्कुल साफ है कि अपने लोगों को बचाए, नंबर एक बीजेपी की मंशा। दूसरी बात यह है एंटी सीए जो प्रोटेस्ट है उसको दबाया जाए, और तीसरी बात यह है हम पूरे देश को एक मैसेज दें कि खबरदार, तुमने भी अगर कुछ ऐसे किया और तुमने भी अपनी आवाज उठाई तो हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, यूएपीए है, एनएसए है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी डिपार्टमेंट है, कोई भी बोले हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तो अपने लोगों को बोले तुम जो भी करो हम हैं। और उसका जो बड़ा मंशा है वो इसी फ्रेमवर्क में है कि बीजेपी इस समय जनता की जरूरतों से इतनी दूर है। आज ये सबसे बड़ा हथियार उनके हाथों में है कि हम जनता की एकता को तोड़े। दो उनके निशाने हैं, संविधान और जनता की एकता। बीजेपी जनता की एकता से आतंकित है। अगर बीजेपी के सामने कोई आतंक है, वो आतंक है जनता की एकता, भारत की जनता की एकता। वो डरते हैं उससे, क्योंकि भारत की जनता एक हो जाए, धर्म के सवाल पर वो न बटे, तो बीजेपी का क्या रहेगा आप बताइए। पूरे दिल्ली के चुनाव में विकास 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 जो मोदी जी कहते थे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ? शर्म की बात है कि देश की राजधानी के चुनाव में इस प्रकार के भड़काऊ वाले भाषण मोदी जी, अमित शाह, आपको पता है 200 यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस दिल्ली में पोस्ट किए गए। केवल एक मंशा था कि हम कैसे जनता को बंटवाएं और कैसे हम सांप्रदायिक भाव को बढ़ाएं। तो ये उनका मंशा है। जो पार्टीशन में उनका जो सपना था कि पाकिस्तान जैसे बना थियोक्रेटिक देश, हम भारत को भी धर्म के साथ जोड़ेंगे, नागरिकता हमारा धार्मिक होगा। चुनाव जीतने के 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उस नागरिकता का आधार बदलने का पहला कदम सीए और एनआरसी और एनपीआर के द्वारा बनाया, उसका विरोध हुआ। वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? और अभी इस पूरे कोरोना महामारी में एक बहुत बड़ा विकास हुआ। मैं शायद विकास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार उसे विकास का नाम दे रही है, और वो विकास था राम मंदिर का शिलान्यास होना।
आज सरकार ये संसद में कहती है कि उसके पास श्रमिकों के मौत का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है और लगातार श्रमिक एक्सप्रेस रास्ता भटक जाती है। लेकिन इन सब के बीच में राम मंदिर का भूमि पूजन होना और उसमें हमारे प्रधानमंत्री का जाना, क्या ये शुरुआत है एक हिंदू राष्ट्र की? उनकी कोशिश है, मैं इस रूप में कहूंगी, लेकिन भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सबने कहा लास्ट में कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट देगा हमें उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। तो स्वीकार तो किया, लेकिन न्याय तो हम नहीं समझते उस जजमेंट के द्वारा न्याय नहीं दिया गया। जजमेंट जरूर है, लेकिन जजमेंट न्याय वाला नहीं है। फिर भी जजमेंट जजमेंट है। लेकिन आपने ट्रस्ट के नाम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पूरे तौर पर देश की संविधान की धज्जियां उड़ाकर आपने देश की सत्ता को, देश की सरकार को धर्म के साथ जोड़कर आपने जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट में कि हिंदुस्तान का सत्ता का कोई धर्म का पहचान नहीं है, लेकिन ये सब करके उसको एक सरकारी फंक्शन के रूप में बदलाकर उन्होंने उस संवैधानिक प्रावधान को बहुत कमजोर किया और कमजोर करने का प्रयास किया, जो बहुत बेहद गलत है। जी, आज वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे भी है और लोकतंत्र के 4 खंभे, 3 तो संविधान में है, ये कहा जाता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, चौथा खंभा मीडिया को कहा जाता है। लेकिन ये चारों खंभे क्या आज सचमुच में लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये साफ बात है, क्योंकि मैं दो टुक बात करती हूँ और कहती हूँ, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं है। हकीकत क्या है, ये सब नकाब पहनकर पार्लियामेंट में जाकर धरती माता की जय और पार्लियामेंट की जय बोलते हैं, संविधान पर शपथ लेते हैं, लेकिन इनके ही पूर्वजों थे, जब संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया, तो यही आरएसएस वाले थे जिन्होंने कहा भाई हम इसको तो मानते नहीं, इसमें कोई भारतीय आधार नहीं है, मनुस्मृति जैसे भारतीय आधार अगर इस संविधान का होता तो हम लोग इसको स्वीकार करते। तो जो लोग इस संविधान को शुरू से ही नहीं माने हैं और इस संविधान को बदलने का प्रयास किए हैं, अभी क्या हो रहा है, वो संविधान को धीरे धीरे, कानून और संविधान को एक एक कदम अपनी, और ये सब हो रहा है जनवादी प्रणाली और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, क्योंकि बहुमत प्राप्त हो गया उनको। तो वो कहते कि भाई ये तुम लोग ही गैर जनवादी हो, क्योंकि ये तो हमारे पास पार्लियामेंट की बहुमत है, हम पारित कर रहे हैं, तुम्हारे प्रतिनिधि हम पार। तो क्या तुम्हारे जो स्लोगन थे, क्या तुमने कभी कहा चुनाव प्रचार में हम ये करते हैं? उन्होंने तो विकास की बात की और फिर झूठी राष्ट्रवाद की। ये पूरे तौर पर झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर, और उनका झूठा राष्ट्रवाद क्या है? झूठा राष्ट्रवाद में इसलिए कहती हूँ क्योंकि कोई राष्ट्रवाद या कोई देशभक्ति संविधान के ऊपर हमला करके नहीं होती है, देश की एकता पर हमला करके नहीं होती है। इसलिए मैं जैसा कहती टैगोर हूँ, भी कहते हैं। बिल्कुल। अब बताइए। बिल्कुल। और ये तो तय है कि कोई भी राष्ट्रवाद इंसानियत से ऊपर नहीं होता और यही बात टैगोर भी कहते हैं। लेकिन ये बात तो एकदम तय हो चुकी है कि सरकार शायद सवालों से डरती है और उन सवालों की वजह से आज उमर खालिद जेल में है और डॉक्टर कफील जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरीके से उन्हें यातनाएं दी गई। क्या अभी के वक्त में, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि हम लोग एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां पर पूरे देश में आपातकाल अघोषित रूप से लगा दिया गया है। आकाश बैनर्जी ने एक ट्वीट किया था 2 दिन पहले और उन्होंने उसमें लिखा था कि शायद इंदिरा गांधी बेवकूफ थी कि उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, उन्हें सीखना चाहिए था अभी के प्रधानमंत्री से।
तो क्या सच में एक ऐसे वक्त में हम लोग रह रहे हैं, या सरकार की अगर बात माने तो ये बस एक वामपंथियों का और स्यूडो सेकुलर जो वो कहते हैं उनका एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, इमरजेंसी बहुत बुरा था, हम सब उसके खिलाफ लड़े, लेकिन इमरजेंसी ने कभी भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटा नहीं। इंदिरा गांधी के समय सिख और हिंदू के बीच में 1984 के जो सबसे बड़े हिंसात्मक घटनाएं सिखों के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड रूप में जेनोसाइड के रूप में हुआ, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जो 1984 में हुआ। लेकिन उसके बाद लगातार तो वो पोलराइजेशन कभी नहीं हुआ ना। लेकिन ये एक तय नीति है आरएसएस और बीजेपी की, और इसलिए हम कहते हैं, देखिए, कांग्रेस के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी विशेषकर आर्थिक उदारीकरण नीतियों के खिलाफ हमारी हमेशा आवाज रही है, लेकिन आरएसएस नहीं है और आरएसएस की तमाम संगठन नहीं है जो एक होकर इस संविधान के ही ऊपर पूरा हमला करते हैं। तो इसलिए बीजेपी और आरएसएस की जो गठबंधन वाली सरकार है, जो देश को चला रही है, वो और उसकी जो क्वालिटी है, वो अलग नजरों से दूसरे पार्टियों से हमें देखना है, क्योंकि ये सीधा सीधा हिंदुस्तान की दिल पर आघात पहुंचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा करार जी हम लोगों से बातचीत करने का। थैंक यू। उम्मीद है दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी, और अगर उनको बातचीत पसंद आई है और वो चाहते हैं कि हम लोग इस तरह की और भी बातचीत करें और भी राजनीतिक मंशाओं को समझें, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, बहुत ऑल बहुत द बेस्ट, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट आमिर। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।